Well, hello you guys, welcome back to my channel. My name is CA Akanksha Goyal and I'm here to teach you all about accountancy. आज के वीडियो में हम चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं विच इज़ योर अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल। इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेट करना। मैथ्स में पढ़ते हैं ना 1 + 2 = 3 या 3 + 4 = 7। जो ये इज इक्वल टू होता है उसे हम इक्वेट करना कहते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी हमें इक्वेट करना होता है कि जो हमारे एसेट्स हैं दे आर इक्वल टू अवर लायबिलिटीज। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग एवरी ट्रांजेक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट और 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमारे डुअल एस्पेक्ट वाले कंसेप्ट पे बेस्ड होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, एंड डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट। इट होल्ड्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा. It means total claims, those of outsiders and of the proprietors, will always be equal to the total assets of the firm. हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे assets होते हैं they are equal to our liabilities plus capital. Liabilities हो गई जो हमारे outsiders के claims हैं और capital हो गई जो हमारे proprietor के claims हैं। तो जो हमारे assets हैं they will always be equal to the total claims by the outsiders and the proprietors. The claims, also known as equities, are of 2 types: owner's equity or capital and liabilities or amounts due to outsiders. जो क्लेम्स हैं, जो हम कहते हैं कि हमारे बिजनेस के ऊपर क्लेम है, क्लेम मतलब हमारी बिजनेस की लायबिलिटी है, हमारा बिजनेस ओ करता है, 2 तरह के होते हैं। एक हो गया आपका ओनर्स इक्विटी या फिर इसको कैपिटल के नाम से जाना जाता है, दूसरा हो गया आपका लायबिलिटीज और अमाउंट्स दैट आर ड्यू टू आउटसाइडर्स। वी कैन एक्सप्रेस दिस मैथमेटिकली एज 3-4 तरह से इस चीज़ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो हमारे एसेट्स हैं दे आर इक्वल टू आवर इक्विटीज, यानी कि टोटल क्लेम्स, जिसके अंदर आ जाएगा आपका कैपिटल एंड लायबिलिटीज। दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एसेट्स माइनस योर कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मैथ्स में जो हम बैलेंसिंग करते हैं ना वही देख रहे हैं कि कैपिटल को इधर ले जाओ या लायबिलिटीज को इधर ले जाओ, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू योर कैपिटल। अल्टीमेटली निकल वही रहा है कि आपके जो एसेट्स हैं दे आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपकी मेन इक्वेशन है जो आपकी अकाउंटेंसी में हर वक्त फॉलो होगी। द अबव रिलेशनशिप इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन और एज द बैलेंस शीट इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानी जाती है यही चीज़। And accounting equation always holds true with every change that occurs due to a transaction entered into. It is because of the reason that it is based on the dual aspect concept of accounting. कोई भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उसका जो भी इफेक्ट हो जाए, पर ये वाली जो इक्वेशन है ये एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम ट्रू रहेगी। कोई भी आप ट्रांजैक्शन डाल लीजिए, कोई भी आप इफेक्ट डाल लीजिए, कोई भी आप एंट्री डाल लीजिए, पर ये इक्वेशन हर वक्त सही बैठेगी। अब हम देखते हैं व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। किसी भी ट्रांजैक्शन का हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होता है? अ ट्रांजैक्शन में अफेक्ट ईदर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम अमाउंट और वन साइड ऑफ द इक्वेशन ओनली बाय बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इट बाय इक्वल अमाउंट्स। अब किसी इक्वेशन का हो सकता है कि आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों पे फर्क पड़े, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गुड्स खरीदे पर क्रेडिट पे खरीदे, उससे क्या होगा कि आपके गुड्स बढ़ जाएंगे, साथ में आपका क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा, दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट से आपका इफेक्ट पड़ा। या फिर हो सकता है किसी भी एक साइड पे डबल इफेक्ट पड़े कि एक चीज़ बढ़ जाएगी एक चीज़ घट जाएगी। अब इसी एग्जांपल को हम कैश में देखते हैं कि हमने गुड्स खरीदे पर कैश में, उससे क्या होगा, सिर्फ आपका एसेट साइड इफेक्ट होगा कि आपके गुड्स बढ़ गए पर साथ में आपका कैश घट गया।
उसी अमाउंट से एक बारी घट गया एक बारी बढ़ गया तो अल्टीमेटली आपकी अमाउंट इक्वल रहेगी टू योर लायबिलिटीज. ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू. ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स और ट्रांजेक्शंस अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स. यही वाले एग्जांपल को लेके चलते हैं. इसमें हमारी 2 आइटम्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश पे या क्रेडिटर्स पे एंड गुड्स पे. अगर हम इसी एग्जांपल को ये कहते हैं कि मैंने गुड्स खरीदे पर आधा मैंने कैश दे दिया, आधे मैंने क्रेडिटर्स दे दिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये के गुड्स खरीदे, इसमें से मैंने 50 कैश में दे दिए और 50 मैंने क्रेडिट पे दिए. अब इसमें क्या हो रहा है, मेरी 3 आइटम्स पे फर्क पड़ रहा है. मेरे गुड्स एसेट्स में बढ़ जाएंगे इतने अमाउंट से, मेरा कैश इतना कम हो जाएगा. तो नेट इफेक्ट मेरे एसेट्स पे पड़ा 50 का, विच विल बी इक्वल टू माई क्रेडिटर्स, जो कि मेरे लाइबिलिटी साइड पे बढ़ जाएंगे. तो अल्टीमेटली दोनों मेरे एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड पे 50 रुपीज का फर्क पड़ेगा. तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपकी होगी उससे या आपके 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल. ट्रांजेक्शंस अफेक्टिंग 2 आइटम्स. ठीक है, as the title suggests, these are those transactions that affect 2 items of the accounting equation or balance sheet. Transactions affecting opposite sides are increase in asset, increase in liability. ठीक है, यही वाला एग्जाम्पल लिया. इसमें एक तरफ से हमारा एसेट इंक्रीज हो गया और एक तरफ से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई. Transactions such as credit purchases increase asset stock and also increase liability creditor. Similarly, loan from bank increases asset cash or bank and also increases liability bank loan. एक तो वो एग्जाम्पल हो गया जो हमने डिस्कस किया. दूसरा हो गया कि आपने बैंक से लोन लिया. बैंक से लोन लिया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया पर साथ में आपका लोन भी बढ़ गया, तो एसेट्स भी बढ़ गए और लाइबिलिटीज भी बढ़ गई. दूसरा हो गया डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट. ट्रांजेक्शन ऑफ पेमेंट to a creditor decreases liability and also reduces asset cash और बैंक. अब यही वाला एग्जांपल लेते हैं. मेरे 50 रुपए के क्रेडिटर्स खड़े हुए थे. जिस पॉइंट पे मैंने इनको पे किया क्रेडिटर्स को, इससे मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए, मेरी लाइबिलिटीज कम हो गई, साथ में मेरा कैश या बैंक भी कम हो जाएगा, यानी कि मेरे एसेट्स भी कम हो जाएंगे जब मैं इसको पेमेंट करूंगी. तीसरा आ गया आपका इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल. इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर इंक्रीजेज एसेट्स कैश और बैंक एंड ऑल्सो लाइबिलिटी ओनर्स कैपिटल. मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैंने अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया. उससे क्या हुआ कि मेरा पैसा बढ़ गया, मेरा कैश या बैंक बैलेंस बढ़ गया क्योंकि मैं पैसा लेके आई, पर साथ के साथ मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, मेरी कैपिटल बढ़ गई मेरे बुक्स में. तो एसेट और लाइबिलिटी दोनों पे इक्वल अमाउंट का फर्क पड़ा. फोर्थ आ गया आपका डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट. ड्रॉइंग्स बाय द प्रोप्राइटर डिक्रीज लाइबिलिटी एंड ऑल्सो एसेट. यही चीज़ अगर मैं अपनी बिजनेस में पैसा लाने के बजाय कुछ विदड्रॉ कर रही हूँ, उससे क्या होगा, मेरी ड्राइंग से मेरी कैपिटल कम हो जाएगी. मैंने ड्राइंग्स कर ली पर साथ में मेरा एसेट भी कम हो जाएगा. कैश या बैंक जितने पैसे मैंने निकाले वो भी तो कम हो जाएंगे ना मेरे बुक्स में से. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हमारी दोनों साइड्स पे इफेक्ट डालती हैं. ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग द सेम साइड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर increase in asset and decrease in another asset. Transactions such as cash purchases or receipt from debtors increase one asset, goods and cash or bank respectively, and decrease another asset, cash or bank and debtors. कैश परचेज का एग्जांपल लिया था. कैश परचेज जब हम करते हैं तो हमारे गुड्स बढ़ गए और हमारा बैंक या कैश या बैंक कम हो गया. एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया. ठीक है, एक ही साइड, सिर्फ एसेट साइड पे फर्क पड़ रहा है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में. वही अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे डेटर्स ने मुझे रीपेमेंट कर दी. मेरे बुक्स में कोई 100 रुपए के डेटर्स खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे पैसा दे दिया. उससे क्या हुआ, मेरा कैश एंड बैंक बढ़ गया, पैसा आया पर साथ में मेरे डेटर्स कम हो गए क्योंकि जो डेटर्स खड़े थे उन्होंने रीपेमेंट कर दी. तो एक चीज बढ़ी, एक चीज घटी, फर्क सिर्फ एसेट साइड पे पड़ा पर एक चीज बढ़ी, एक चीज घटी, तो अल्टीमेटली बैलेंस उतना ही रहा मेरे एसेट्स का. दूसरा है डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय इशू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिक्रीजेज लायबिलिटी क्रेडिटर एंड इंक्रीजेज अनदर लायबिलिटी बिल ऑफ एक्सचेंज. मेरे बुक्स में कोई क्रेडिटर खड़ा था. क्रेडिटर ने बोला कि आप ना मेरे से बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो एंड मेरा जो क्रेडिट बैलेंस है उसको कम कर दो. तो उससे क्या हुआ, मेरा क्रेडिटर कम हो गया पर मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया. एक लायबिलिटी मेरी कम हो गई, एक लायबिलिटी मेरी बढ़ गई. अगला आता है आपका ट्रांजेक्शंस अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स. उसका क्या मतलब है? सम ट्रांजेक्शंस अफेक्ट मोर देन 2 आइटम्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन और अ बैलेंस शीट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सेल इज मेड इन कैश फॉर 30,000 रुपीज, it is made at cost 25,000 plus profit. Cost of goods 25,000 reduces asset stock of goods.
cash increases by 30,000 and the owner's capital increases by the profit 5,000. It should be noted that profit increases the owner's capital and loss decreases it. मैंने कोई सेल ऑफ गुड्स किए फॉर 30,000 रुपीज़. अब इस 30,000 के दो पार्ट्स हैं. 25,000 रुपीज़ जो कि मेरा कॉस्ट है एंड 5,000 रुपीज़ जो कि मेरा प्रॉफिट है. अब इस ट्रांजैक्शन से क्या फ़र्क पड़ रहा है? 25,000 से मेरे गुड्स कम हो गए क्योंकि इतने के मैंने गुड्स बेच दिए. ठीक है. 30,000 से मेरा कैश या बैंक बढ़ गया क्योंकि मुझे पैसा आ गया. और जो मेरा बैलेंस 5,000 रुपये का प्रॉफिट बढ़ा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी. प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ती है, हमने पढ़ा था. सो इस ट्रांजैक्शन के 3 अकाउंट्स पे फर्क पड़ रहे हैं, गुड्स पे, कैपिटल पे और कैश इन बैंक पे, पर अल्टीमेटली इफेक्ट वही रहेगा आपका. अगला आपका टॉपिक आता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाई जाती है? द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन बिगिंस विद एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस. पहले हमें ये देखना है कि फर्क पड़ किस चीज़ पे रहा है, क्या क्या वेरिएबल्स है मेरे ट्रांजैक्शन के, किस किस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, उस चीज़ को एनालाइज करना है कि इस ट्रांजैक्शन से मेरे एसेट्स पे फ़र्क पड़ रहा है कि लायबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है कि रेवेन्यू पे पड़ रहा है कि एक्सपेंसेस पे पड़ रहा है, किस किस हेड में किस किस चीज़ पे मेरा फ़र्क पड़ रहा है इस ट्रांजैक्शन का, उस चीज़ को एनालाइज करना है. दूसरा, डिसाइड द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेरिएबल स्टेटेड इन वन अबव. अब हमें ये पता चल गया कि किस किस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, एसेट्स पे पड़ रहा है, लायबिलिटीज़ पे पड़ रहा है. अब हमें ये देखना है कि क्या चीज़ कम हो रही है, क्या चीज़ बढ़ रही है. हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं या हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं. उस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस वेरिएबल पे, उस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमें वो चीज़ डिटर्मिन करनी है. एंड लास्टली, टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द रेलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन. पहले हमने ये देख लिया कि किस किस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, फिर हमने ये देख लिया कि क्या फ़र्क पड़ रहा है. जब हमने दोनों चीज़ें डिटर्मिन कर ली, उसके बाद हमें वही चीज़ को हमारी इक्वेशन में रिकॉर्ड करना है. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग योर अकाउंटिंग इक्वेशन. आगे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो डिस्कस करते हैं. लेट अस टेक फ्यू transactions to understand the accounting equation. Suppose Rakesh starts a business and the following successive transactions are entered into. पहला, he commences his business with 20,000 rupees as capital. Effect क्या पड़ेगा इसका? It means that the firm has assets totaling 20,000 rupees in the form of cash in bank and also claims against the firm for rupees 20,000 in the form of capital. राकेश को इंसान है, उसने बिजनेस शुरू किया. सबसे पहले वो अपनी बिजनेस में 20,000 रुपये लेके आया, इंट्रोड्यूस किए. क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का? 20,000 रुपये कैश या बैंक बढ़ गया मेरा क्योंकि पैसा आया मेरे बिजनेस में, पर उतनी ही अमाउंट की मेरी कैपिटल भी खड़ी हो गई क्योंकि अब मुझे ये पैसा राकेश को वापस करना है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. देखते हैं यहाँ पर चार्ट बनाते हैं एक. लेट्स सी, एसेट्स आर इक्वल टू योर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो सबसे पहला आपका हुआ कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई. अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे एसेट्स बढ़ गए 20,000 रुपीज़ से, लायबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर साथ में मेरी कैपिटल बढ़ गई 20,000 रुपीज़ से. ठीक है, इक्वेट हो गया, मैच हो गया, बैलेंस हो गया. अगला हुआ परचेजेस फर्नीचर फॉर 500 रुपीज़ इन कैश. क्या इफेक्ट पड़ेगा? दूसरा आया मेरा फर्नीचर परचेज्ड इन कैश. इससे क्या हुआ, मेरा फर्नीचर बढ़ गया एसेट्स में 500 रुपीज़ से और मेरा कैश कम भी हो गया साथ में 500 रुपीज़ से. तो अल्टीमेटली इस ट्रांजैक्शन का मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बैलेंस मेरा उतना का उतना चल रहा है. तीसरी ट्रांजैक्शन आई मेरी परचेजेस गुड्स फॉर 1,000 रुपीज़ इन कैश. तीसरी आई गुड्स परचेज. ठीक है, इन कैश. अब यहाँ पे मेरे गुड्स आ गए 1,000 रुपीज़ के, बढ़ गई, पर साथ में मेरा कैश कम भी हो गया 1,000 रुपीज़ से क्योंकि मैंने कैश पे कर दिया. इधर इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 0 0. It means cash in hand is reduced by 1,000 rupees and another asset, that is stock, has come into existence and however the total assets remain unchanged. दोनों ट्रांजेक्शन्स के बाद भी मेरे टोटल एसेट्स अभी भी 20,000 रुपये के ही खड़े हैं. चौथा क्या है? परचेजेस गुड्स फॉर 2,000 रुपीज़ इन क्रेडिट. अब हुआ मैंने गुड्स परचेज किए फॉर क्रेडिट.
ऑन क्रेडिट। अब इससे क्या हुआ, मेरा गुड्स बढ़ गए 2000 रुपीज़ से, पर साथ में मेरे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई 2000 रुपीज़ से, है ना। सो मेरे एसेट्स जितने से बढ़े उतने से मेरी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गई, तो मेरी टोटल लाइबिलिटीज़ यहाँ पे 22,000 रुपीज़ हो गई और मेरे टोटल एसेट्स भी 22,000 रुपीज़ ही हो जाएंगे। पांचवी मेरी ट्रांजैक्शन कह रही है कि मैंने गुड्स सेल किए 2500 रुपीज़ की कॉस्ट के फॉर 4000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट। इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 2500 रुपीज़ की कॉस्ट के मैंने गुड्स सेल किए तो उतने से मेरे गुड्स कम हो जाएंगे, स्टॉक कम हो जाएगा। क्रेडिट पे किए तो 4000 रुपीज़ से मेरा डेटर बढ़ गया, क्योंकि मैंने उतना पैसा मैंने रिसीव करना है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और जो डिफरेंस था दोनों का, टोटल सेल और कॉस्ट का 1500 रुपीज़, वो मेरा प्रॉफिट हो गया, उतने से मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है। सो अब इसका इफेक्ट ये पड़ रहा है कि गुड्स जो मैंने सोल्ड किए उससे मेरे गुड्स कम हो गए, माइनस हो गए 2500 रुपीज़ से, डेटर्स मेरे बढ़ गए 4000 रुपीज़ से, है ना। नेट इफेक्ट पड़ा 1500, जो कि मेरी कैपिटल में एडजस्ट हो गया फॉर 1500 रुपीज़ से मेरी कैपिटल बढ़ गई। नेट इफेक्ट आपका उतना ही पड़ा दोनों साइड पे 1500 से। अगली आपकी ट्रांजैक्शन आ जाती है पेड 1000 रुपीज़ फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरीज। जगह नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। इफेक्ट क्या पड़ा, इट मीन्स कैश इन हैंड इज रिड्यूस, पैसे पे कर दिए मैंने, और साथ में दीज आर एक्सपेंसेस इन नो एसेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हेंस कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट। खर्चा है मेरा, खर्चे से मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हुआ तो मतलब मेरी कैपिटल में से कम हो गया। ठीक है। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि मेरा कैश कम हो रहा है एसेट साइड पे, साथ में मेरी कैपिटल कम हो रही है इतनी ही अमाउंट से, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। लास्ट क्या है, राकेश विड्रॉज 2000 रुपीज़ फॉर हिज पर्सनल यूज़। इसमें क्या है, कैश इन हैंड कम हो गया मेरा, मैंने विड्रॉ कर लिए, साथ में मेरी कैपिटल कम हो गई क्योंकि मेरी ड्रॉइंग्स हो गई। अल्टीमेटली मेरी एसेट्स विल बी always equal to my liabilities plus my capital. It will be observed from above that the total assets will always be equal to the total of liabilities and the capital. इन सारी transactions के इफेक्ट डालने के बाद जो मेरी बैलेंस शीट होगी उसमें मेरे assets will always be equal to my liabilities plus my capital. A conclusion apparent from the transactions given above is that every transaction has two-sided effect. In other words, the dual aspect concept will always hold good. A reduction or increase in an asset will have a corresponding effect on liabilities or capital. This is because of the rule that every receiver is a giver and every giver is a receiver. हर वो इंसान जो कुछ रिसीव कर रहा है वो कुछ ना कुछ गिव भी कर रहा है, एंड हर इंसान जो कुछ गिव कर रहा है वो कुछ ना कुछ रिसीव भी कर रहा है। अगर मैंने इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर रिसीव किया, मैं रिसीवर हूँ, पर साथ में मैंने कैश पे भी किया, तो मैं गिवर भी हूँ। आई एम अ रिसीवर एंड आई एम अ गिवर। अगर इस केस में मैं कहूँ कि अगर मैंने कैश गिव किया तो यानी कि मैं गिवर हूँ, पर साथ में मैंने गुड्स रिसीव भी किए। सो फॉर एवरी ट्रांजेक्शन इन विच आई गिव समथिंग आई ऑल्सो रिसीव समथिंग, एंड इन एवरी ट्रांजेक्शन इन विच आई रिसीव समथिंग आई ऑल्सो गिव समथिंग। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे ही होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। कुछ ना कुछ मेरे पास आएगा, कुछ ना कुछ मेरे पास से जाएगा। अब आगे आ गए आपके व्हाट आर द रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या रूल्स हैं? पहला आ गया आपका कैपिटल। व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज्ड इट इज क्रेडिटेड, यानी कि प्लस होगी, एंड व्हेन अ पार्ट ऑफ द कैपिटल इज विथड्रॉन दैट इज ड्रॉइंग्स आर मेड इट इज डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड दस प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट, एंड सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम फॉर द प्रोप्राइटर इट इज एडेड टू द कैपिटल। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आई। इंटरेस्ट का क्या मतलब है? हम जब भी कभी किसी से लोन लेते हैं या पैसा लेते हैं, हम उसे इंटरेस्ट पे करते हैं। हमारा खर्चा है इंटरेस्ट, खर्चा हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो अगर मैं अपने प्रोप्राइटर से ही लोन ले रहा हूँ, यानी कि मैं कैपिटल ले रहा हूँ जो मुझे उसे वापस करनी है, तो मैं उसे भी तो कुछ इंटरेस्ट दूंगा ना। अब उस इंटरेस्ट से क्या होगा, वो इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है मेरे बिजनेस के लिए, उससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, पर वो जो प्रोप्राइटर है जिसकी कैपिटल खड़ी है उसके लिए तो इनकम है ना, तो मेरी कैपिटल उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगी। एक तरफ उसका प्रॉफिट कम हो गया तो कैपिटल कम हो गई, पर उसको इंटरेस्ट आ गया तो उसकी कैपिटल बढ़ गई। अल्टीमेटली उसकी कैपिटल पे जो इफेक्ट है वो उतना ही रहेगा। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ मेरी कैपिटल में ही दोनों चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है। मेरी कैपिटल एक तरफ से बढ़ रही है बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट और एक तरफ से घट रही है बाय डिक्रीज इन द प्रॉफिट। नेक्स्ट आ गया आपका रेवेन्यू। ओनर्स इक्विटी कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। जो भी मेरा रेवेन्यू हो रहा है उसमें से सब कुछ हटा के जो मेरा एंड में प्रॉफिट बचा वो मेरी कैपिटल में जा रहा है, तो अल्टीमेटली जो मेरा रेवेन्यू है वो भी एक तरह से मेरी कैपिटल में ही जा रहा है ना। रेवेन्यू में से मैं खर्चे हटा के जो मेरा प्रॉफिट आता है उसको मैं कैपिटल में इंट्रोड्यूस करती हूँ। अल्टीमेटली मतलब तो इसका यही हुआ ना कि जो भी मैं इनकम कर रही हूँ, जो भी मेरा रेवेन्यू हो रहा है वो भी मेरी कैपिटल में ही जा रहा है। एक्सपेंसेस। ओनर्स इक्विटी कैपिटल इज डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इंक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी एंड लॉस डिक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी। हमने ये देखा कि रेवेन्यू हमारा कैपिटल में जा रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, पर वही चीज़ कि अगर मेरे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उससे मेरी कैपिटल कम भी हो रही है। अल्टीमेटली जो मेरा प्रॉफिट है वो जा रहा है ना मेरी कैपिटल में, उसमें क्या हो रहा है, रेवेन्यू से बढ़ रहा है और एक्सपेंसेस से कम हो रहा है। जितने मेरा रेवेन्यू है और जितने मेरी एक्सपेंसेस हैं, दोनों का जो डिफरेंस है, जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो मेरी कैपिटल में जाता है, राइट। सो हम ये भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू जितना हमारा हो रहा है उससे मेरा कैपिटल बढ़ रहा है और जितने मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उससे मेरा कैपिटल कम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आउटसाइडर्स इक्विटी। व्हेन लायबिलिटीज आर इंक्रीज्ड आउटसाइडर्स इक्विटी आर क्रेडिटेड एंड व्हेन लायबिलिटीज आर डिक्रीज्ड आउटसाइडर्स लायबिलिटीज आर डेबिटेड। मेरे पास कोई आउटसाइडर्स लायबिलिटी खड़ी है, जब मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ती है, मेरी कोई नई लायबिलिटी आती है, तो मेरी आउटसाइडर्स इक्विटी जो है, जो मेरी लायबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। एंड जब मेरी कोई लायबिलिटी कम होती है, अगर मेरे कोई क्रेडिटर्स खड़े हैं मैं उनको रीपे कर देती हूँ, तो मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए तो मेरी लायबिलिटीज़ कम हो गई। एसेट्स। इफ़ देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट्स the increase is debited in the assets account and if there is a decrease in assets decrease is credited in the assets account। मेरे एसेट्स में अगर कोई मेरा नया एसेट आया तो उससे उतने अमाउंट से मेरे एसेट्स बढ़ जाएंगे, पर अगर कोई मेरा एसेट कम हुआ, फॉर एग्जांपल मेरे डेटर्स खड़े थे, मेरे डेटर्स ने मेरे को पैसा दे दिया तो मेरे डेटर्स कम हो गए, उतनी अमाउंट से मेरे एसेट्स कम भी हो जाएंगे। इट इज़ पॉसिबल दैट when one asset increases the other asset decreases। for example purchase of furniture for cash, furniture increases, cash decreases। it is possible that one asset decreases the other asset increases। that is for example sale of furniture for cash, उसमें कैश मेरा इंक्रीज हो जाएगा और फर्नीचर कम हो जाएगा। जो भी मैं खरीद रही हूँ या बेच रही हूँ उससे मेरा एक एसेट कम हो जाएगा, एक एसेट बढ़ जाएगा, या फर्नीचर बढ़ जाएगा अगर मैं खरीद रही हूँ तो और कैश कम हो जाएगा, और अगर मैं बेच रही हूँ तो फर्नीचर कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। एक ना एक चीज़ बढ़ेगी, एक ना एक चीज़ घटेगी, अल्टीमेटली बैलेंस उतना ही रहेगा। इट इज़ पॉसिबल दैट व्हेन वन लायबिलिटी इंक्रीजेज द अदर लायबिलिटी डिक्रीजेज। That is on dishonor of bills payable। Bills payable is debited and creditors account is credited। अगर मेरा कोई bills payable dishonor हो गया, यानी कि मेरे पास कोई bills payable खड़े थे, उसके अगेंस्ट मेरे को पैसा नहीं आया, तो उससे क्या होगा, मेरे bills payable कम हो जाएंगे, पर मेरा जो क्रेडिटर अमाउंट है वो तो बढ़ जाएगा ना। बिल्स पेबल मेरे कम हो जाएंगे पर मेरा क्रेडिटर उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा। Thus creditors increase and the amount of bills payable decrease। It is possible that one liability decreases and other liability increases। For example, creditors were made payment by accepting bills payable। Thus creditors decrease and bills payable increases। मैंने क्रेडिटर को खत्म कर दिया पर मैंने उसके अगेंस्ट बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिए। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मेरा अल्टीमेट जो बैलेंस है वो बिल्स पेबल है, तो उससे उतने अमाउंट से मेरे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे पर मेरे बिल्स पेबल बढ़ जाएंगे। इट इज़ पॉसिबल दैट व्हेन एन एसेट इंक्रीजेज लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इससे क्या होगा, मेरा फर्नीचर बढ़ जाएगा पर साथ में मेरे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने क्रेडिट पे खरीदा है तो मेरी एसेट भी बढ़ गई और मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई। Next point, it is possible that when an asset decreases, liability also decreases। For example, cash paid to creditors। मेरे कोई क्रेडिटर्स खड़े थे बुक्स में, मैंने उनको पेमेंट कर दी, तो उससे क्या हुआ, मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए लायबिलिटी साइड पे, पर साथ में मेरा कैश भी कम हो गया एसेट साइड पे। इस अमाउंट से दोनों चीज़ें मेरी कम हुई, एसेट्स भी कम हो गए और लायबिलिटीज़ भी कम हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है एन इंक्रीज इन एन एसेट विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी और अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अनदर एसेट मीन्स एन इंक्रीज इन कैपिटल। अगर मेरा कोई एसेट बढ़ रहा है पर उसके अगेंस्ट मेरा किसी और एसेट पे फर्क नहीं पड़ रहा है या किसी लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट मेरी कैपिटल पे चला जाएगा। एसेट बढ़ेगा तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही, या अगर मेरी लायबिलिटी नहीं बढ़ रही या फिर मेरा कोई और एसेट कम नहीं हो रहा तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। कन्वर्सली एन इंक्रीज इन लायबिलिटी विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एसेट और अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज इन कैपिटल। मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है पर मेरी कोई और लायबिलिटी कम नहीं हो रही,
या फिर मेरा कोई और एसेट नहीं बढ़ रहा, तो उसका भी इफेक्ट अल्टीमेटली मेरी कैपिटल पे जाएगा। अल्टीमेटली एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल तीनों में से किसी भी दो में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। दो इफेक्ट जाएंगे ही जाएंगे मेरी बैलेंस शीट में, या एसेट्स, या दो एसेट्स बढ़ेंगे घटेंगे, या एक एसेट एक लायबिलिटी बढ़ेगा घटेगा, या एसेट और कैपिटल बढ़ेगा घटेगा। सिमिलरली या दो लायबिलिटीज घटेंगी बढ़ेंगी, या एक लायबिलिटी एक एसेट घटेगा बढ़ेगा, या लायबिलिटी एंड कैपिटल पे फर्क पड़ेगा, पर दो इफेक्ट्स तो पड़ेंगे ही। आगे कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, पर उसके अलावा एक ही टॉपिक रह गया। आई थिंक आज की वीडियो में हम वो टॉपिक खत्म कर लेते हैं, अगली वीडियो में सारी इलस्ट्रेशंस एक साथ करेंगे। टॉपिक आपका है इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन अगर मेरी कोई डलती है, उससे मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ता है। पहला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंकर्ड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। मेरे कोई एक्सपेंसेस थे, वो मेरे एक्सपेंसेस ड्यू हो गए, पर अभी मैंने उनको पे नहीं किया। ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? Subtract from capital as it is an expense and will reduce profit for the current accounting period, and make a new column on the liabilities side in the name of outstanding expenses as the amount is still to be paid. Expenses मैंने रिकॉर्ड कर लिए अपनी बुक्स में, यानी कि मेरे ड्यू हो गए, मेरा एक्सपेंस वैसे तो इंकर हो गया, उससे क्या होगा, मेरी प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा रेवेन्यू में से एक्सपेंस घट जाएगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसका इफेक्ट मेरी कैपिटल पे पड़ेगा। एंड दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि मेरी एक लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। एक्सपेंस आ गया, मैंने भी पे नहीं किया, पर एट सम पॉइंट तो मैं इसको पे करूंगी ना, तो उतनी ही अमाउंट से मेरी एक लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, जिसको मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से अपनी बैलेंस शीट में हेड दे दूंगी। तो मेरी कैपिटल कम हो गई, पर साइमल्टेनियसली मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। दूसरा है मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, दैट इज दे आर नॉट येट ड्यू बट पेड। क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा कैश कम हो जाएगा, मैंने पेमेंट कर दी, ठीक है, कैश कम हो गया, पर जो मैंने प्रीपेड कर दी वो मेरे लिए एक एसेट हो गया कि मेरा अगले साल का खर्चा था वो मैंने अभी पे कर दिया, तो एक मेरे लिए एसेट हो गया कि मैंने इनको प्रीपे कर रखा है। कैश कम हो गया, पर उतनी ही अमाउंट से मैं अपने एक नया एसेट बना दूंगी प्रीपेड एक्सपेंसेस का, जो मेरे एसेट्स को बढ़ा देगा। तो एक एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ गया, कैश कम हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए, इफेक्ट सेम ही पड़ेगा। तीसरा है हमारा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम इज दैट इनकम विच हैज बीन अर्नड बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। मेरी कोई इनकम अर्न हो गई, जैसे मेरे को किसी से रेंट लेना था, तो मेरा रेंट ड्यू हो गया, तो मेरी इनकम अर्न हो गई, पर उसने अभी मुझे रेंट पे नहीं किया। मेरी इनकम अक्रू हो गई, पर अभी रिसीव नहीं हुई। उससे क्या फर्क पड़ेगा? एड इन कैपिटल एज इट इज एन इनकम एंड विल इंक्रीज द प्रॉफिट फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। एंड दूसरी तरफ मेक अ न्यू कॉलम ऑन द एसेट साइड इन द नेम ऑफ अक्रूड इनकम एज द अमाउंट इज स्टिल टू बी रिसीव्ड। मेरा रेवेन्यू बढ़ गया तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, पर साथ में क्योंकि अभी मेरा एक तरह से एसेट है, मुझे आगे जाके रिसीव होगा, तो एसेट साइड पे मेरा अक्रूड इनकम बन जाएगा, एक नया एसेट। तो एक तरफ से मेरी कैपिटल बढ़ गई, एक तरफ से मेरे एसेट्स बढ़ गए, इफेक्ट अल्टीमेटली सेम है, एसेट्स आर इक्वल टू योर लायबिलिटी। एंड चौथी एडजस्टमेंट है हमारी अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मुझे कोई पैसा एडवांस में मिल गया, किसी ने मुझे ऑर्डर दिया, अभी मैंने उसको माल सप्लाई नहीं किया, पर उसने मुझे पेमेंट एडवांस में कर दी। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे ये फ़र्क पड़ रहा है कि add in cash as there is an inflow of cash. दूसरा, make a new column on the liability side in the name of unearned income as the amount is received in advance. मेरा कैश बढ़ गया, मेरे पास पैसा आ गया, दूसरी तरफ हो गया मेरा अनअर्नड इनकम की इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पैसा मेरे पास एडवांस में आ गया, तो मेरी लायबिलिटी है कि मुझे इसको आगे जाके या तो ये पैसा वापस करना है या फिर इसके लिए सामान देना है। तो एक तरफ से मेरा एसेट बढ़ गया कि मेरा कैश आ गया, और दूसरी तरफ से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई कि मेरी अनअर्नड इनकम हो गई। इस चैप्टर में थ्योरी इतनी ही है, उसके आगे कुछ कुछ इलस्ट्रेशंस दी गई हैं विच विल गो थ्रू टुगेदर इन माई नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। आई होप आई वॉज क्लियर। कुछ समझ में नहीं आया हो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो, एंड कोई भी और क्वेरीज हैं प्लीज़ डू लेट मी नो। आप इलस्ट्रेशंस जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, पर साथ में सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप आई एम मेकिंग अकाउंटिंग क्लियरर टू यू. आई होप आई एम मेकिंग लर्निंग accountancy easier for you. If you're liking my videos, if you like my way of teaching, please do subscribe to my channel. It doesn't cost you a thing but means a lot to me. I'll see you guys in my next video. Thank you. Bye bye.